हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। हम पढ़ रहे हैं IR इंडियन रिलेशनशिप विद योर नेबरहुड कंट्रीज। तो पहले हमने भारत पाक संबंधों के बारे में पढ़ा था। अभी हमारी वीडियो चल रहे हैं भारत और चीन संबंध के बारे में। भारत और चीन संबंध के बारे में पूर्व के 2 वीडियो में हमने लगभग 50% जो मैटर है वो कवर कर लिया है। अब हम आगे भारत और चीन के क्या संबंध रहे, यानी लगभग 1962 के आक्रमण के बाद की आज हम चर्चा करेंगे। 1962 में भारत पर आक्रमण करने के बाद में चीन ने अपना शक्ति संतुलन बनाने के लिए 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, क्योंकि भारत और रूस है वो पहले से ही परमाणु परीक्षण कर चुका था और चीन भी उभरती हुई शक्ति बन रहा था, सुपर पावर बन रहा था। तो चीन ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था और चीन ने जो परमाणु परीक्षण किया उसको संज्ञा दी थी आत्मरक्षा के लिए, कि मैंने मेरी आत्मरक्षा के लिए है वो न्यूक्लियर टेस्ट किया है। आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत सदस्य था और चीन है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के बाद भी 1962 में भारत पर आक्रमण क्यों किया? ये प्रश्न आपके आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। तो उसका एक ही उत्तर है कि तब तक चीन है वो यूएनओ का सदस्य नहीं था। यूएनओ की सदस्यता चीन को 1971 के बाद मिली थी। तो यहाँ चीन है वो बिल्कुल फ्री था, स्वतंत्र था और अपनी स्वयं की नीति निर्धारण कर रहा था और उसने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। दोनों ही बार चीन ने भारत का साथ न देकर पाकिस्तान का साथ दिया था, यानी चीन है वो भारत के प्रति सहृदयता की नीति नहीं अपना रहा था। इसका ये वक्त कि भारत का झुकाव है वो रूस की तरफ अधिक होता गया। रूस हमारा सहयोगी राष्ट्र भी रहा। हालांकि सोवियत संघ में भी साम्यवादी शासन व्यवस्था थी, चीन में भी साम्यवादी शासन व्यवस्था है, लेकिन चीन एशिया महाद्वीप में होते हुए भी भारत का सहयोगी देश न होकर वो हमेशा शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाता रहा। लेकिन रूस है वो भारत का सहयोगी सदस्य रहा था। अब चीन ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। भारत पर चीन का आक्रमण, भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण, इन सब के बीच बचाओ शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए भारत ने भी तारीख नोट कर लीजिए 18 मई 1974 इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण कर लिया गया था। और जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो चीन ने कहा कि भारत है वो एशिया के देशों का न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है। यानी पाकिस्तान अगर स्वयं चीन न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो उसे आत्मरक्षा परीक्षण के नाम दिया जाता है, और पाकिस्तान द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो भी सही है, लेकिन भारत अगर परमाणु परीक्षण करता है तो चीन द्वारा विश्व पटल पर उसे न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का नाम दिया गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए भारत लगातार प्रयासरत रहा था। तो कुछ सहयोगी बिंदु भी रहे और क्या क्या प्रयास किए गए उनकी हम चर्चा करेंगे। 1975 में कोलकाता में एक टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुई थी, उसमें चीनी खिलाड़ियों ने भाग लिया था। क्योंकि जब हम विदेश नीति पढ़ रहे थे तब भी आपको ये समझाया था कि ये कूटनीतिक सिद्धांत होते हैं और राजनयिक संबंधों के साथ साथ सांस्कृतिक संबंध बनाना, खेल आदि प्रतियोगिता में भाग लेना, सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल है वो एक दूसरे में आदान प्रदान करना, छात्रों का एक दूसरे में आदान प्रदान होना, ये सभी कूटनीति का हिस्सा थी। और 1975 में कोलकाता में होने वाली टेबल टेनिस प्रतियोगिता में चीन ने अपने खिलाड़ियों का एक दल भेजा और पहली बार चीन के खिलाड़ियों ने भारत में प्रतियोगिता में भाग लिया। उसके बाद 1978 में भी कुछ ऐसा ही प्रयास हुआ। वांग पिंग नान के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भारत आया था और उस प्रतिनिधि मंडल का भारत आने का एक ही उद्देश्य था
कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंध है वो कायम हो सके। इसके लिए इस प्रयास का लाभ भी मिला था। दोनों देशों के बीच लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का व्यापार है वो उसके बाद शुरू हो गया था। उसके बाद 1 अक्टूबर जो कि चीन का स्थापना दिवस माना जाता है, तारीख नोट कर लीजिए, 1 अक्टूबर चीन का स्थापना दिवस है। जैसे भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है, वैसे ही 1 अक्टूबर चीन का स्थापना दिवस है। तो 1 अक्टूबर 1978 को चीन अपनी जो 29वीं वर्षगांठ मना रहा था, उस वर्षगांठ पर अपने स्थापना दिवस पर उन्होंने उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती साहब को बुलाया था और बी.डी. जत्ती साहब उस कार्यक्रम में के साक्षी बने थे। और इस तरह से जो उच्च पदाधिकारियों का एक देश से दूसरे देश के कार्यक्रमों में जाना भी राजनयिक नीति का हिस्सा होती है। तो हमारे राष्ट्रपति जी ने वहां भाग लिया ताकि दोनों देशों के बीच संबंध में सुधार हो सके। नवंबर 1978 में मृणालिनी साराभाई के नेतृत्व में, मृणालिनी साराभाई बहुत अच्छे नृत्य मंडली के अध्यक्ष है, तो मृणालिनी साराभाई के नेतृत्व में एक भारत की नृत्य मंडली है वो चीन गई थी और वहां पर इस नृत्य मंडली का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था। पूर्व में जब आपको भारत और चीन के आधारभूत जानकारियां दी थी तब आपको बताया था कि दोनों देशों के पास बहुत अच्छी सांस्कृतिक विरासत है, ये दोनों अपनी प्राचीन संस्कृति की विरासत को समझते भी है और एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। उसी क्रम में भारतीय नृत्य मंडली का वहां गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था। अब जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन भारत में 1977 में जनता दल की सरकार आई और जनता दल का ये मानना था कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने भारत और चीन संबंधों को सुधारने का बहुत अच्छे से प्रयत्न नहीं किया था, तो इन्होंने इस दिशा में कदम उठाना शुरू किया था। माननीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय विदेश मंत्री थे और पहली बार किसी विदेश मंत्री ने चीन की यात्रा की थी। तो 12 फरवरी 1979 को ये विदेश मंत्री के रूप में अटल जी है वो चीन गए थे और अटल जी की इस विदेश यात्रा को, इस चीनी यात्रा को टोही मिशन का नाम दिया गया था। टोही मिशन नोट कर लीजिए, प्रश्न आता है टोही मिशन का नाम किस यात्रा को दिया गया था? अटल जी द्वारा विदेश मंत्री के रूप में की गई यात्रा को टोही मिशन नाम इसलिए दिया गया था कि वो उन बिंदुओं पर अधिक ध्यान कर रहे थे कि कौन से ऐसे कारण हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक, राजनयिक, आर्थिक संबंध है वो ठीक ढंग से नहीं बन पा रहे हैं। ये संबंध किस तरह से सुधरेंगे, कहाँ कमी रह रही है, उसके बारे में वो पता लगाने के लिए चीन गए थे। और 1988 में माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी है वो चीन यात्रा पर गए थे, क्योंकि वो भी उनका भी एक ही मिशन था कि ये 26 सालों से दोनों देशों के संबंधों पर जो बर्फ जमी हुई है उस बर्फ को किस तरह से पिघलाया जाए, क्योंकि भारत भी इस समय उभरती हुई दुनिया के सामने आर्थिक शक्ति बन रहा था। तो दोनों देशों के बीच संबंध बनना और संबंध है वो संतुलित रहना पूरे विश्व के लिए जरूरी था। अब 1990 तक आते आते भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण और बढ़ती हुई जो पॉलिटिकल पावर है वो बन चुका था भारत, और इन नीतियों पर काम कर रहा था। तो वो भारत एक अर्थशक्ति के रूप में भी उभर रहा था। चीन उससे पहले ही बढ़िया अर्थशक्ति है वो बन चुका था। तो दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार के प्रयत्न किए जा रहे थे, लेकिन चीन है वो माओ की जो पाम और 5 फिंगर, माओ ने एक थ्योरी दी थी चीन को, चीन जब साम्यवादी क्रांति के दौरान, कि चीन को हमेशा पूरे विश्व में पाम और 5 फिंगर पे काम करना है। ये पाम और 5 फिंगर थ्योरी क्या थी वो भी हम आपको समझाएंगे। चीन
के साथ कितना भी संबंध सुधारने का प्रयास किया जाए, चीन अपना उसी थ्योरी पे काम कर रहा था। माओ से तुम जो थे उनकी पाम और 5 फिंगर थ्योरी क्या थी? माओ के लिए पाम है, या चीन और माओ के लिए पाम है, वो तिब्बत था। यानी ये बीच में तिब्बत, उसकी माओ के लिए प्रथम अंगुली कश्मीर, दूसरी अंगुली नेपाल, तीसरी अंगुली भूटान, चौथी अंगुली सिक्किम और 5वीं अंगुली अरुणाचल प्रदेश था कि चीन को हर हालत में यहाँ अपना प्रभाव बनाए रखना है। तो ये देखिए यहाँ तिब्बत है, पहले ही चीन ने कश्मीर के एक हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने उसे वो उपहार में दे दिया था। चीन लगातार नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहा है। नेपाल है वो भारत और चीन के बीच बफर स्टेट भी है, और जब हम भारत नेपाल संबंध पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझाएंगे। चीन है वो भूटान में, अभी जो हाल ही में डोकलाम वाली स्थिति हुई थी, डोकलाम में उसने जो हस्तक्षेप किया था, हालांकि उसे पीछे हटना पड़ा, वहाँ लगातार वो प्रयास करता है। इसके अलावा सिक्किम पर भी चीन है वो अपना अधिकार जताना चाहता है। जब सिक्किम का विलय 1970 में भारत में किया गया, तब भी चीन है वो इसका विरोध करता रहा। और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन है वो अपना हस्तक्षेप करता है। अरुणाचल प्रदेश को चीन नेफा की संज्ञा देता है, NEFA, नोट कर लीजिए NEFA का पूरा नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। वो अरुणाचल प्रदेश नहीं कहता चीन, अरुणाचल प्रदेश को क्या कहता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी उत्तरी पूर्वी हिस्सा है वो इस नेफा के माध्यम से वो कवर करना चाहता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल नदी है, वैसे ही भारत और चीन के बीच में भी नदी विवाद है, जल विवाद है। वो है कि चीन के से नदी निकलती है ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा नदी का अधिकांश पानी, ये कहते हैं नॉर्थ ईस्ट जितना ही प्राकृतिक रूप से सुंदर है, ये जितनी नॉर्थ ईस्ट की जलापूर्ति है वो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा की जाती है। और चीन है वो अपना वहाँ जल विद्युत परियोजना लगाने के लिए, अपना वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने के लिए बार बार उस पानी को रोकने का प्रयास करता है। और अगर चीन इसमें सफल हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोकने में, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट है वो उसमें आपात की स्थिति आ जाएगी, अकाल की स्थिति आ जाएगी, सूखे की स्थिति आ जाएगी। तो हमारे लिए वो जो चीन के साथ जल संधि है वो भी जरूरी है। हालांकि चीन है वो ब्रह्मपुत्र के पूर्ण पानी को रोक नहीं पाएगा और रोक भी नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का पानी नॉर्थ ईस्ट से होते हुए, आप थोड़ा सा नक्शे में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट से होते हुए है आगे वो बांग्लादेश में आता है, और बांग्लादेश से होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है। तो बांग्लादेश में चीन है अपना जो सैन्य अड्डा है, नावल बेस है, वो तैयार कर रहा है। तो अगर वो ब्रह्मपुत्र का पानी रोकता है तो बांग्लादेश की भी स्थिति खराब होती है, और चीन बांग्लादेश के साथ कदापि अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता है, लेकिन बार बार वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम पर वो है उस पानी को रोकने का प्रयास करता है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि चाहे जितना भी चीन के साथ संबंध सुधारे जाए, चीन है वो अपनी जो शत्रुतापूर्ण हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। 1947-48 में माननीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बार बार पंडित नेहरू को ये कहते थे कि चीन का रवैया भारत के प्रति ठीक नहीं है और इस रवैये को पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन नेहरू जी अपनी समाजवादी नीति के कारण या जो उनका समाजवाद का सिद्धांत था उस पर अधिक आकर्षण के कारण वो चीन के साथ है वो संबंध सुधारने का प्रयास कर रहे थे। उसकी उन नीतियों पर वो उसका जो नकारात्मक पक्ष था उस पर कम ध्यान दे पा रहे थे। उसी का नतीजा था हमने आज पढ़ा
कि 1990 तक लगातार चीन के साथ संबंध सुधारने के प्रयास किए गए, लेकिन उसमें सफलता है वो बहुत ही कम प्रतिशत में मिली। तो आज आपको ये घटनाक्रम है वो ध्यान रखना है। मुख्य जो आपको तारीख बताई जा रही है उसकी एक समय रेखा बना लेनी है। 18 मई 1974 को भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया जाना, फिर 1978, फिर 1 अक्टूबर 1978 को उपराष्ट्रपति BD जत्ती साहब का चीन जाना, उसके बाद 12 फरवरी 1979 को यानी 79 को अटल जी का विदेश मंत्री के रूप में चीन की यात्रा करना। ऐसे क्योंकि आपको अपना उत्तर लिखने के लिए पूरा कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना जरूरी है। इसके अलावा आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जा सकता है कि चीन किस पर काम कर रहा है। माओ की जो पाम और 5 फिंगर थ्योरी, पाम क्या है, कौन सा देश है, उसके लिए पाम है वो तिब्बत है, और 5 फिंगर्स कौन कौन से हैं, राज्य किन किन में रुचि दिखा रहा है, ये आपको आज समझाया गया। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखते समय आप कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे और अपने नोट्स तैयार करें। आपको जल्दी ही नोट्स है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।